बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वजाहत है और आप मेरी जो लेक्चर सीरीज है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको व्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इस लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपर्ट सिस्टम्स। टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे वो ये हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम्स होते क्या हैं, इनका आर्किटेक्चर क्या है, इनको डिज़ाइन करने के लिए जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं वो क्या है, स्टेप्स क्या हैं और इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। चलिए, हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम क्या है। एक्सपर्ट सिस्टम्स बेसिकली इस तरह के एआई बेस्ड सिस्टम्स हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन में फॉल करते हैं ऑफ एआई, जिनकी कोशिश ये होती है कि वो इमुलेट करें ह्यूमन एक्सपर्टीज को इन अ स्पेसिफिक डोमेन। अच्छा, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि एक आदमी अल्लाह ना करे वो कोई बीमार पड़ जाए, तो वो एक डॉक्टर के पास जाता है। तो आपके पास एक डॉक्टर है और जो डॉक्टर है वो आपका बेसिकली एक डोमेन एक्सपर्ट है। अब यहाँ पर जो डोमेन एक्सपर्ट है, ये यहाँ पर जो डोमेन है वो आपकी एक्चुअली मेडिसिन की डोमेन है। इस डॉक्टर ने बेसिकली कई साल इसने स्टडी करने के बाद इसने यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के बाद इसने नॉलेज एक्वायर किया है और जो नॉलेज है वो इसके पास मौजूद है। और इसकी जिसकी बेसिस के ऊपर वो क्या करता है कि जो भी उसके पास पेशेंट्स आते हैं, उन पेशेंट्स को, जो कि इस केस में इस डोमेन एक्सपर्ट का के एंड यूजर्स हैं, तो यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं ये आते हैं और आने के बाद इस डॉक्टर को क्या बताएंगे कि जी कि आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम। अब लेट्स से इन्होंने कहा जी मुझे प्रॉब्लम ये जी, मुझे कफ है, मुझे खांसी है और गले में दर्द है। अच्छा जी, अब डॉक्टर ने ये डायग्नोज करना है कि ऐसा क्यों है। डॉक्टर डायग्नोज करने के लिए वो क्या करेगा, वो इससे क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, ये रात को आपने मिसाल के तौर पर क्या खाया, इसने इसको उसका रिस्पॉन्स दिया, इसने क्वेश्चन किया, इसने रिस्पॉन्स दिया, फिर इसने अगला क्वेश्चन पुट किया कि अच्छा जी आप जब खांसते हैं तो सीने में दर्द होती है कि नहीं होती है। इसने उसके मुताबिक उसको रिस्पॉन्स देना शुरू किया, हाँ जी होती है या नहीं होती है, या कभी कभार होती है। देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, होती है या नहीं होती है, यस या नो है, कभी कभार होती है, मे बी। यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट भी आ गया। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ। तो आपके रिस्पॉन्सेज बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे जिसमें सर्टेनिटी होगी, या आपके रिस्पॉन्सेज के अंदर बाजुकात अनसर्टेनिटी होगी। दोनों केसेस में डॉक्टर क्या करेगा, उनको लेगा, अपने नॉलेज के बेसिस के ऊपर एवेल्युएट करेगा और फिर आपसे अगला क्वेश्चन पुट करेगा। वो आपसे क्वेश्चन क्यों पुट करता है, वो इसलिए पुट करता है ताकि आपसे आपके रिस्पॉन्सेज के बेसिस के ऊपर वो जो डिफरेंट सिम्टम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके, और इन सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर वो वक्तन फवक्तन क्या कर रहा होता है, अपने ब्रेन के अंदर डिफरेंट हाइपोथेसिस बना रहा होता है। वो जो डिफरेंट हाइपोथेसिस हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो ये होते हैं, अच्छा जी हो सकता है कि इसको बुखार चढ़ने वाला है, हो सकता है कि इसको ये फ्लू हुआ है, हो सकता है अल्लाह ना करे इसको कोई किसी किस्म की सीरियस बीमारी की इंडिकेशन भी हो सकती हैं, तो कुछ भी है। तो यहाँ पे उसके पास पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबल हाइपोथेसिस हैं। ये तमाम के तमाम हाइपोथेसिस किसी न किसी डिजीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आपके डॉक्टर के क्वेश्चंस और आपके रिस्पॉन्सेस उन सिम्टम्स को बेसिकली नैरो डाउन कर रहे होते हैं, और ये पूरा प्रोसेस डॉक्टर अपने नॉलेज के बेसिस के ऊपर परफॉर्म कर रहा होता है। नॉलेज उसे गाइड कर रहा होता है कि आप उसने कौन सा क्वेश्चन पुट करना है, डॉक्टर पेशेंट से उसने क्या रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करना है, उसके रिस्पॉन्सेज के बेसिस के ऊपर कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से हाइपोथेसिस को, यानी कौन कौन से डिजीज की जो प्रोबेबिलिटी है उनको हाई कर रहा है और किनको वो लो कर रहा है। ये जो इंटरेक्टिव प्रोसेस है डॉक्टर का और पेशेंट का, ये कॉन्टिन्यू से चलता जाएगा जब तक डॉक्टर जो सा है वो किसी रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ जो सा है वो किसी जो कंक्लूजन तक नहीं पहुंचता। जो कंक्लूजन होगा डॉक्टर का वो ये होगा कि हो सकता है कि आपको ये जो डिजीज है वो हो, और अब आप ये फला फला मेडिसिन खा लें तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, इस पूरे इस सिनेरियो के इस एग्जांपल के अंदर आप गौर से देखें तो यहाँ पर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक, पूरा जो प्रोसेस है डॉक्टर ने क्या किया है, डॉक्टर ने इस नॉलेज के बेसिस के ऊपर किया है। दूसरा, इस नॉलेज को यूज करते हुए डॉक्टर ने यहां पर एक किस्म का इन्फर किया है। इन्फ्रेंस की रिजल्ट कैसे किया, बाय क्वेश्चनिंग एंड गेटिंग आंसर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसने सिम्टम्स को सेपरेटली
मैप करना शुरू किया, इन सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर उसने अपने हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं क्लासिफाई करना शुरू किया, कौन से हाइपोथेसिस मोस्ट लाइकली यहाँ पर एप्लीकेबल है और कौन सा यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस जो सा है वो नॉलेज और इन्फ्लुएंस की बेसिस पे खड़ा है। अब अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस डॉक्टर का जो रोल है ये हम अपनी मशीन को दे सकते हैं। अब हमें क्या जरूरत है, वहां पे हमें नॉलेज की जरूरत है। तो हम मशीन्स को विद द हेल्प ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, जो डोमेन नॉलेज है वो उसको क्राफ्ट करके दे सकते हैं। तो हमने नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये पूरा पूरा नॉलेज यहाँ पर क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब विद द सेट ऑफ एल्गोरिथम्स हम इस एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर इन्फेरेंस की कैपेबिलिटी डाल सकते हैं, जो कि इस नॉलेज को ले और लेने के बाद किसी किस्म की जो कंक्लूजन्स हैं, डिसीजन मेकिंग है वो कर सकें। और जो पेशेंट है वो विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ नेचुरल यूजर इंटरफेस, जिसमें नेचुरल लैंग्वेज है, कंप्यूटर विजन है, ब्ला 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 एंड सो एंड सो फोर्थ, इनको लेते हुए वो जो भी अप्रोप्रिएट आपके पास इंटरफेस बन सकता है उसके जरिए वो क्या कर रहा है, यूजर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो यूजर इंटरफेसेस के जरिए उसने इंटरेक्ट किया, इस इंटरेक्शन के रिजल्ट में जो आपका एक्सपर्ट सिस्टम है वो क्वेश्चन करेगा, पेशेंट उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। तो अगर देखा जाए तो यही जो पूरा प्रोसेस था, जो कि हमने देखा कि नेचुरली आपके पास एक ह्यूमन डॉक्टर और जो आपके पास एक ह्यूमन पेशेंट है उसके दरमियान में होता है, हम वही प्रोसेस उठा के इमुलेट करते हैं किसके दरमियान, ह्यूमन पेशेंट और आपका जो एक्सपर्ट सिस्टम है उसके साथ। तो इस तरह फिर ये जो सिस्टम हमारा जो बनेगा रिजल्टेंटली, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपर्ट सिस्टम है, क्योंकि बेसिकली ये डोमेन नॉलेज को यूज करते हुए इट इज ट्राइंग टू इन्फर एज द ह्यूमन डॉक्टर वाज ट्राइंग टू इन्फर। और इसी तरीके से ये जो इमुलेशन का प्रोसेस है ये पेशेंट को बेसिकली हेल्प आउट करेगा टू ट्रीट इटसेल्फ, टू ट्रीट देम। बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम उसको इनको हेल्प आउट करेगा बाय ट्रीटिंग देम। अब यहाँ पर जो आपके पास डोमेन है वो खाली मेडिसिन के नहीं हो सकती, यहाँ पे डोमेन कुछ भी हो सकती है, इंजीनियरिंग की डोमेन हो सकती है, एग्रीकल्चर की डोमेन हो सकती है, वेदर की डोमेन हो सकती है, आपके पास किसी किस्म की प्रोडक्शन चल रही है, किसी किस्म की आपने न्यू जो प्रोडक्ट डिजाइन करनी है, तो डोमेन कुछ भी हो सकती है, फाइनेंस की भी हो सकती है। तो किसी भी डोमेन के लिए जब हम क्या करेंगे, नॉलेज इकट्ठा करेंगे और उस नॉलेज को रिप्रेजेंट कर देंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ नॉलेज इंजीनियरिंग, और फिर हम एक इन्फ्लुएंस इंजन डिजाइन करेंगे जो कि इस नॉलेज को लेते हुए इंटरेक्ट करेगा और उस इंटरेक्शन के रिजल्ट में इन्फ्लुएंस इंजन किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहेंगे, एक एक्सपर्ट सिस्टम कहेंगे। तो फाइनली एक्सपर्ट सिस्टम क्या हुआ, एक्सपर्ट सिस्टम आर द सिस्टम्स विच टेंड्स टू इमुलेट ह्यूमन एक्सपर्टीज, और जो उनकी एक्सपर्टीज होगी वो किसी स्पेसिफिक डोमेन में रहते हुए होगी, वो जनरलाइज नहीं होगी जिससे हम नॉर्मली करते हैं। जैसे हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जनरलाइज होंगे, मगर क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम्स आर एक्सपेंसिव, they are hard to develop, they are knowledge intensive system, they are knowledge based system। तो नॉलेज को एक्वायर करना, नॉलेज की मॉडलिंग करना खुद एक अच्छा खासा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रोसेस है। तो जिसकी वजह से फिर हमें बड़ा सोच समझ के डोमेन सेलेक्ट करने पड़ती है। जब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सपर्ट सिस्टम है उसका जो आर्किटेक्चर होता है वो क्या होता है, अभी हम पीछे बात करके आ रहे हैं स्लाइड्स के अंदर कि जो एंड यूजर है, मेरी एग्जाम्पल के मुताबिक जैसे हमने रिज्यूम करें कि हमारा एक्सपर्ट सिस्टम एक मेडिसिन का एक्सपर्ट सिस्टम है, एक मेडिकल डोमेन का एक्सपर्ट सिस्टम है, तो फिर इस केस में आपका जो एंड यूजर है वो आपका पेशेंट हो जाएगा, और डॉक्टर्स भी हो सकते हैं यकीनन। बहरहाल जो भी आपका एंड यूजर है वो एक यूजर इंटरफेस के जरिए एक्सपर्ट सिस्टम के साथ बेसिकली इंटरेक्ट करता है। तो आपका जो इस आर्किटेक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें हमारे पास यूजर इंटरफेस आ जाता है, इसमें हमारे पास नॉलेज बेस एडिटर आ जाता है, इन्फ्लुएंस इंजन आ जाता है, एक्सप्लेनेशन सिस्टम आ जाता है, और हमारे पास फिर नॉलेज बेस आ जाते हैं जिसमें हमारे पास जनरल नॉलेज और केस स्पेसिफिक जो डेटा है या केस स्पेसिफिक जो हमारे पास कंटेंट्स हैं वो आ जाते हैं। अब हम इनको बारी बारी देखते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स हैं इनका रोल क्या है।
तो देखते हैं कि हमारे पास जो यूजर इंटरफेस है ये किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिजाइन कर सकते हैं आप। प्राइमरीली जो यूजर इंटरफेस है ये आपका नेचुरल यूजर इंटरफेस हो सकता है, जिसमें आप नेचुरल लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर विजन को इस्तेमाल कर रहे हैं, या एज सिंपल एज आपके पास किसी किस्म का डेस्कटॉप एप्लीकेशन या वेब बेस्ड एप्लीकेशन जिसमें आप विजिट्स का सहारा लेते हुए भी आप काम कर सकते हैं। तो कोशिश आपको ये करनी है कि जो आपके पास जो आपका जो एंड यूजर है वो आसानी के साथ, ईज के साथ आपके एक्सपर्ट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो यूजर इंटरफेस से जो भी रिस्पॉन्सेज आएंगे वो तमाम के तमाम जो रिस्पॉन्सेज हैं वो डिपेंडिंग कि वो रिस्पॉन्सेज किस तरह के हैं वो चले जाएंगे एक्सपर्ट सिस्टम के पास। अच्छा, इसके अंदर जो एंड यूजर्स हैं वो बेसिकली इंटरेक्ट करेंगे यूजर इंटरफेस के जरिए, और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे उन्होंने अपनी कहा कि मुझे प्रॉब्लम पेश आ रही है, जैसे हमने एग्जांपल ली कि वो कदम खांसी है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ जाएगी, यूजर इंटरफेस से होते हुए आपके पास इस मॉड्यूल के पास आएगी। ये जो मॉड्यूल है इसमें दो कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं हमें इस यूनिट के, इस ब्लॉक के अंदर। एक हमारे पास इन्फ्रेंस इंजन है, दूसरा हमारे पास एक्सप्लेनेशन सब सिस्टम है। इन्फ्रेंस इंजन जो सा है ये बेसिकली एक किस्म का ब्रेन है आपके एक्सपर्ट सिस्टम का। तो जो प्रॉब्लम होगी जो यूजर ने डिफाइन की होगी वो यहाँ से इन्फ्रेंस इंजन के पास जाएगी। जो इन्फ्रेंस इंजन है वो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को लेते हुए विद सेट ऑफ सर्टेन एल्गोरिथम्स, वो हम देखते हैं कि एल्गोरिथम्स किस टाइप के हो सकते हैं या उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है। तो वो जो इन्फ्रेंस इंजन है वो नॉलेज बेस का सहारा लेगा। अच्छा, इस नॉलेज बेस का सहारा लेते हुए वो बिल्कुल जैसे पीछे हम बात करके आ रहे हैं, इसके पास यहाँ से डायरेक्शन आएगी और उस डायरेक्शन को लेते हुए इन्फ्रेंस इंजन आपसे नेक्स्ट जो क्यूरी है वो प्लेस करेगा, और जो यूजर है उस क्यूरी को रिस्पॉन्स करते हुए फिर से इन्फ्रेंस इंजन उसको वैल्यूएट करेगा। करने के बाद अपने नॉलेज बेस के साथ कंसल्ट करेगा। कंसल्ट करने के बाद फिर से वो नेक्स्ट जो पॉसिबल क्यूरी है वो जनरेट करेगा, और करने के बाद फिर आपके पास यूजर को सर इंटरेक्ट करेगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये चलता जाएगा जब तक इन्फ्रेंस इंजन किसी एक सोल्यूशन तक नहीं पहुंच जाता। जब इन्फ्रेंस इंजन किसी सोल्यूशन पे पहुंचेगा, पहुंचने के बाद वो आपको डिपेंडिंग ऑन के आपको एक्सपर्ट सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या था, वो किस गोल के लिए डिजाइन किया गया था, उसके मुताबिक वो आपको अपना रिस्पॉन्स दे देगा। अच्छा, अब फर्स्ट करते हैं कि आपको जैसे एग्जाम्पल लेके चलो, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। आपने कहा जी कि मुझे तो खांसी हो रही थी और इन्फ्रेंस इंजन ने आपको ये रिकमेंड कर दिया कि आप ऐसा करें कि आप अपना आप कुछ भी ना करें, आप बस जाएं और आराम करें और सो जाएं कुछ देर देर के लिए। तो आपने कहा यार ये अजीब सी बात कर रहा है, ये मैं इसको अपनी खांसी की शिकायत लेके आ रहा हूँ और ये मुझे कह रहा है जी कि आप जाके सो जाएं और आराम करें। तो आपने कहा दी कि मैं आपके क्यों एक्सपर्ट सिस्टम है, मशीन है, मैं उसके रिस्पॉन्स पे क्यों एकदम बिलीव कर लूँ। हाँ, अगर डॉक्टर कहता शायद मैं भी मैं इस पे दोबारा क्वेश्चन ना करता। अब मुझे ट्रस्ट नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैं अगर एंड यूजर हूं तो मैंने इसे कहा यार व्हाई आर यू टेलिंग मी कि मैं जाके रेस्ट करूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ खांसी हो रही है, प्रिस्क्राइब मी है मेडिसिन। तो फिर इन्फ्रेंस इंजन पूरा पूरा जो सेशन है वो एक्सप्लेनेशन सब सिस्टम को देगा, और जो एक्सप्लेनेटरी सब सिस्टम है ये क्या करेगा, इसके रिजल्ट में आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन और रीजनिंग प्रोवाइड करेगा कि वो इस डिसीजन तक क्यों पहुंचा है। तो बेसिकली वो हो ये रहा है कि इन्फ्रेंस इंजन जो है ये आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा, और एक्सप्रेशन सब सिस्टम जो भी एक्सपर्ट सिस्टम ने किया है वो क्यों किया है उसकी जो रीजनिंग सा जनरेट करने के बाद आपको उसके मुताबिक रिस्पॉन्स देगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपर्ट सिस्टम सिर्फ इन्फर नहीं करते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम्स इसके साथ साथ आपको रीजनिंग के जरिए एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि व्हाई दे आर डूइंग इट, या उसने जो भी आपको डिसीजन दिया वो क्यों दिया। वंस अगेन एक्सप्लेन करने के लिए भी उसने किसका सहारा लेना है, आपके नॉलेज बेस का सहारा लेना है। अच्छा, यहां से थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये जो नॉलेज बेस का आप एरिया देखें तो नॉलेज बेस वाले एरिया को हमने दो हिस्सों में, दो तरह की रिपोजिटरी में डाला हुआ है। एक हमारे पास जनरल नॉलेज है और एक हमारे पास केस स्पेसिफिक नॉलेज है। अब होता ये है कि हमारे पास जो जनरल नॉलेज है ये जैसे हमने कहा कि डॉक्टर है उसके पास एमबीबीएस की डिग्री होती है या उसके पास एमडी की डिग्री होती है। इसी तरीके से
हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी मेडिसिन का नॉलेज है वो लेंगे, उसे क्राफ्ट करने के बाद हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अगर आप थोड़ा रिकॉल करें, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने जब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था कि नॉलेज के डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उन टाइप्स के अंदर हमारे पास एक जनरल नॉलेज था, उसमें हमारे पास सॉरी जिसमें हमारे पास फैक्चुअल नॉलेज था, और उसमें हमारे पास हिस्ट्रिक नॉलेज था। तो यहाँ पर हम बेसिकली वही काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने फैक्चुअल नॉलेज और हिस्ट्रिक नॉलेज इस्तेमाल करेंगे। तो आपका ये जो जनरल नॉलेज है ये बेसिकली फैक्चुअल और हिस्ट्रिक नॉलेज के बेसिस पे डिजाइन किया जाता है। ये केस स्पेसिफिक जो आपके पास कंटेंट्स हैं ये क्या होते हैं कि ये मिसाल के तौर पे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उस एक्सपर्ट सिस्टम्स के। अगर उसने पहले कोई सिमिलर केस सॉल्व किया है, तो वो उसके जो कंटेंट्स हैं उससे रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो सबके सब कहाँ पड़ी होगी, इस केस स्पेसिफिक में पड़ी होगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि आजकल जैसे कोरोना फैला हुआ है, तो कोरोना कि पहले कुछ पेशेंट्स आए और उसको डॉक्टर ने किसी तरीके से ट्रीट करने की कोशिश की और उसकी जो हालत है कुछ बेहतर होना शुरू हुई। तो ये जो पूरा पूरा सिनेरियो है ये कहाँ पड़ा होगा, उसके केस स्पेसिफिक रिपोजिटरी में पड़ा होगा। तो बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है, सिर्फ जनरल नॉलेज पर रिलाई नहीं करता, इसके साथ साथ वो अपने जो उसके पास्ट जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो उसके पास्ट एग्जांपल्स जो होती हैं उसके पास, उनके ऊपर भी वो रिलाई करता है, जो कि सिमिलर सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए उसने इस्तेमाल की थी। अच्छा, कमिंग बैक टू द इन्फ्रेंस इंजन। अब हम जब इन्फ्रेंस इंजन की बात करते हैं, और जैसे मैंने एग्जांपल दी थी प्रीवियस स्लाइड के अंदर कि बाद वक्त आप सर्टन होते हैं और बाद वक्त आप अनसर्टन होते हैं, तो इस केस में इन्फ्रेंस इंजन को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं दो तरीकों से, या इन दोनों के मिक्सचर से भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन के आप एक्सपर्ट सिस्टम की एप्लीकेशन का स्कोप क्या है। तो कुछ हमारे पास इन्फ्रेंस इंजन होते हैं जो कि डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं। डिटर्मिनिस्टिक इन्फ्रेंस इंजन वो होते हैं जिनको जो कि अनसर्टेनिटीज को हैंडल नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे कि आपने अगर ये कहा जी हाँ जी मुझे खांसी होती है और बलगम आती है बस, अब अगर तो आपका एक्सपर्ट सिस्टम सिर्फ और सिर्फ यस और नो पे बेस कर रहा है, तो वो बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक है, क्योंकि वो किसी किस्म की प्रॉब्लिस्टिक या अनसर्टेनिटीज को हैंडल नहीं कर रहा। मगर कहीं पे रिस्पॉन्सेज के अंदर अनसर्टेनिटी आती है, या एक्सपर्ट सिस्टम ने इस शायद वाली कंडीशन को भी इसने क्या करना है, एवेल्युएट करना है, अनसर्टेनिटीज को भी हैंडल करना है, तो फिर उस केस में हमारा जो इन्फ्रेंस इंजन डिजाइन होगा वो कहलाएगा आपका प्रॉब्लिस्टिक इन्फ्रेंस इंजन कहलाएगा। अभी जैसे मैंने बात की थी कि इन्फ्रेंस इंजन प्राइमरीली आपके एक्सपर्ट सिस्टम का ब्रेन है, तो इसकी जो वर्किंग है बेसिकली उसकी वर्किंग को हम लोग तीन तरीकों से डिजाइन कर सकते हैं। दीज आर द थ्री पॉसिबल अप्रोचेस जो कि इन्फ्रेंस इंजन को डिजाइन करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। जैसे एक को हम कहते हैं फॉरवर्ड चेनिंग मेथड, दूसरे को हम कहते हैं बैकवर्ड चेनिंग मेथड, और एक हमारे पास जो रूल बेस्ड मेथड्स हैं। तो इनको यूज करते हुए हम अपना इन्फ्रेंस इंजन डिजाइन कर सकते हैं। तो होता यह है कि हम जब एक एक्सपर्ट सिस्टम डिजाइन कर लेते हैं, तो हम ये जो सारा का सारा ब्लॉक है ये उसका एल्गोरिथमिक ब्लॉक है जो कि प्रोसेस कर रहा है, और ये हम डिप्लॉय करते हैं। अच्छा, ये जो ब्लू में आप एरिया देख रहे हैं जिसको हम नॉलेज बेस एडिटर कह रहे हैं, ये वो मॉड्यूल है जिसकी एक्सेस बड़ी लिमिटेड होती है और सोच समझ के दी जाती है, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है विद सर्टेन यूजर इंटरफेस डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है किसके साथ, नॉलेज बेस के साथ, उसकी मैनिपुलेशन के लिए। मतलब ये है कि अगर आपने कोई नया नॉलेज कंटेंट डालना है, किसी प्रीवियस नॉलेज कंटेंट को आपने अपडेट करना है, या किसी किस्म की आपने डिलीशन का प्रोसेस अप्लाई करना है, तो ये बड़ा 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 ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि आपका जो नॉलेज बेस बना हुआ है अगर उसमें किसी भी किस्म की एक नोड एक एज गलत लग जाती है, तो यकीनन पूरा पूरा जो इन्फ्रेंस का प्रोसेस है, एक्सप्रेशन का प्रोसेस है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो दिस इज रियली वेरी क्रूशियल कि इसकी एक्सेस कब दी जाए और किसको दी जाए। तो नॉलेज बेस एडिटर एक इस तरह का मॉड्यूल है जो कि बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप अपने नॉलेज कंटेंट्स में ऐड कर सकें, उसमें उनको अपडेट कर सकें, या किसी किस्म का जो डिलीशन प्रोसेस है वो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकें। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप करने के लिए कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और पूरा जो प्रोसेस है वो है क्या। होता ये जैसे हम शुरू में बात करते आ रहे हैं कि हमारे पास डोमेन एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं, एंड यूजर्स होते हैं। तो यहाँ देखें कि हमारे पास एक पूरा पैनल बैठा हुआ है
डिपेंड कर रहा है कि हम किस फेज की डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। अगर तुम्हारा हमारा फेज नॉलेज एक्विजिशन का है तो यहाँ पे आपके पास डोमेन एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, और ये जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं इनसे जो नॉलेज इंजीनियर है, अब यहाँ पे जो नॉलेज इंजीनियर का रोल आएगा, जो नॉलेज इंजीनियर है वो इनसे क्वेश्चंस करेगा, क्यूरी करेगा, पूछेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप एक कॉमन प्रैक्टिस देखते हैं, कभी आपने टीवी वगैरह के ऊपर इंटरव्यूज वगैरह देखे हों, तो डॉक्टर्स कहते हैं जी कि एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत है, कुछ कहते हैं कि नहीं देने की जरूरत है। तो देखिए बाज़ क्या होता है कि आपके पास जो टेक्सचुअल नॉलेज है, जो जनरल नॉलेज है, वो आपके पास आपको मल्टीपल ऑप्शन दे रहा होता है, मगर सर्टन जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं उनकी अपने पास प्रैक्टिसेस होते हैं, अपने पास एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पूरा पैनल बैठाते हैं डोमेन एक्सपर्ट्स का, और डोमेन एक्सपर्ट्स का जो पैनल है वो अपनी अपनी राय देता है, और अब मशावरत के साथ डिस्कशन के बाद जो आपके पास नॉलेज इंजीनियर्स हैं वो क्या करते हैं, वो उन चीज़ों को नोट डाउन करते हैं, और नोट डाउन करने के बाद उसके रिजल्ट में एक कंसेप्चुअल मॉडल बना देते हैं। ये जो कंसेप्चुअल मॉडल है ये इन डोमेन एक्सपर्ट से लिए जाने वाले नॉलेज की बेसिकली एक कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि हमारे केस में एक किस्म की नॉलेज रिप्रेजेंटेशन भी हम कह सकते हैं। तो डोमेन एक्सपर्ट से हमने नॉलेज एक्वायर किया, और नॉलेज इंजीनियर ने डोमेन एक्सपर्ट से मिलने के बाद, इनसे नॉलेज एक्वायर करने के बाद आपके लिए एक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, एक कंसेप्चुअल मॉडल्स वगैरह क्या कर दी उसने जनरेट कर दी। जब ये कंसेप्चुअल मॉडल जनरेट हो जाते हैं तो उसको जनरेट करने के बाद इस नॉलेज बेस की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट होती है। तो देयर इज अ टीम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, प्रोग्रामर्स एंड सो फोर्थ, जो कि हम लोग ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं लोग, वो लोग इस नॉलेज बेस की जो डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली एक हमारे पास साइकिल ये रन हुआ कि नॉलेज इंजीनियर्स ने डोमेन एक्सपर्ट से कम्युनिकेट करने के बाद नॉलेज इंजीनियरिंग की, इस नॉलेज इंजीनियरिंग के रिजल्ट में कंसेप्चुअल मॉडल बने। ये जो कंसेप्चुअल मॉडल्स हैं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो कंसेप्चुअल मॉडल्स हैं इनको लेने के बाद आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की टीम ने बेसिकली उसकी पूरी की पूरी डेवलपमेंट कर दी। फिर आती है एप्लीकेशन साइड के ऊपर, हमारे पास फिर डोमेन एक्सपर्ट्स आए और हमने उनसे उनसे मशवरा किया, और यकीनन क्योंकि एप्लीकेशन साइड है तो फिर हम लोग यहाँ पे सेकंड जो टीम इन्वॉल्व कर सकते हैं वो यूजर्स की है, और या हम इनका एक जॉइंट सेशन भी रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो किस तरह इसको प्लान करते हैं, एप्लीकेशन के लिए क्या ज़रूरत है। तो डोमेन एक्सपर्ट्स स्लैश यूजर्स दोनों का कम्बिनेशन, दोनों सेपरेटली भी हो सकते हैं। आने के बाद वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और जो हमारे पास वो जो प्रोसीजर होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, रिक्वायरमेंट एनालिसिस का, एंड सो फोर्थ, ये ट्रेडिशनल फेज चलता है जो कि हम लोग बेसिकली एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। यकीनन क्योंकि इसमें किसी किस्म के इन्फ्लुएंसेस वगैरह भी इस्तेमाल होने हैं, तो यकीनन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं जिनके पास AI बेस्ड एल्गोरिथम्स का नॉलेज होता है वो डोमेन एक्सपर्ट के साथ मिलके भी ये देख सकते हैं कि किस टाइप के एल्गोरिथम्स जो से हैं वो फिट हैं। यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि डोमेन एक्सपर्ट्स का टेक्निकल होना जरूरी है, मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग के प्रोसेस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो कि AI इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, वो दे आर ट्राइंग टू लुक इनटू द मैटर कि यहाँ पे किस कैटेगरी के एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल किया जाना बेहतर है। जैसे अभी हमने पहले बात की थी कि हमारे पास फॉरवर्ड चेनिंग है, बैकवर्ड चेनिंग है, रूल बेस्ड है, या हमने खाली जो सा है कौन से पार्ट के लिए हमने हिस्ट्रिक नॉलेज का इस्तेमाल करना है, कौन से पार्ट के लिए हमने बेसिकली जनरल नॉलेज का इस्तेमाल करना है, कब इनका हमने मिक्स बनाना है। तो ये सब कुछ बेसिकली ये जो टीम है विद द हेल्प विद दिस इंटरेक्शन विद दिस थिंग एक्सपर्ट सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन में अपना रोल प्ले करती है। तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस के रिजल्ट में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है फाइनली आपका जो एक्सपर्ट सिस्टम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके जो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च कर देते हैं। अच्छा जी, पीछे हम बात करके आ रहे थे कि हमारे पास जो होते हैं इन्फ्रेंस इंजन है उसको डिज़ाइन करने की स्ट्रेटजीज हमारे पास हैं। तो यहाँ पर हम उन स्ट्रेटजीज को देखें तो हमारे पास जैसे पहली जो स्ट्रेटजी है वो फॉरवर्ड चेनिंग की है। तो होता यह है कि फॉरवर्ड चेनिंग में क्या होता है कि एक्सपर्ट सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया जाता है इन्फ्रेंस इंजन को कि वो ये एवेल्युएट करते हैं कि व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फैक्ट्स। तो जैसे मैंने कहा कि इंट्रैक्शन के रिजल्ट में आप एक्सपर्ट सिस्टम आपसे क्वेश्चन करता है और आपको रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, फिर उसके पास कुछ नॉलेज बेस होता है। तो बेसिकली वो सब कुछ यहाँ पे नॉलेज बेस एक्सपर्ट सिस्टम के लिए वो एक किस्म के फैक्ट्स आ रहे हैं। उन फैक्ट्स को लेने के बाद
आपका जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो किसी किस्म के लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, मे बी वो यहाँ पे किसी किस्म का एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, किसी किस्म का और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे उसने किसी किस्म के जो लॉजिक बेस्ड ऑपरेशन परफॉर्म किए एंड और वगैरह करने के बाद उसने उनको कंबाइन करके कुछ डिसीजन मेकिंग की, और जो डिसीजंस आ रहे हैं किसी 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 भी गिवन लेवल के ऊपर, उनको उसने फिर लिया, और लेने के बाद उसने फिर उनके ऊपर किसी किस्म का लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म किया, करने के बाद उसने आपको फाइनल डिसीजन दे दिया। तो बेसिकली हो ये रहा है कि हम लोग फैक्ट से जा रहे हैं टूवर्ड्स दी फाइनल डिसीजन टू सी दैट व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फैक्ट्स। तो जब अगर हमारा इन्फ्रेंस इंजन डिजाइन हुआ हुआ फॉरवर्ड चेनिंग के बेसिस के ऊपर, तो इस केस में फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर वो आपका जो कंक्लूजन है वो बेसिकली कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा एक्सपर्ट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ लॉजिक ऑपरेशंस। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं कि बैकवर्ड चेनिंग में क्या होता है, तो जैसे फॉरवर्ड चेनिंग में ये था कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, बैकवर्ड में क्या होता है हम ये देखते हैं कि व्हाई दिस हैज हैपेंड। अगर एक चीज हुई है तो वो क्यों हुई है, उसकी वजह क्या है। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं। हमारे पास जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं उनको फिर से हम वही जो हमारे लॉजिकल ऑपरेशन हमें यहाँ पे हमने अप्लाई किए हुए थे उनको लेते हैं, और बिल्कुल वही जो प्रोसेस हमारा फॉरवर्ड में जा रहा था वही जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चलाते हैं। तो ये जो हम डिसीजन से वापस जाते हैं फैक्ट्स के ऊपर, और वी नीड टू फाइंड आउट कि अगर कुछ हुआ था तो वो क्यों हुआ था, व्हाई इट हैज हैपेंड। तो इस तरह की जो इम्प्लीमेंटेशन है जिसमें हम लोग बेसिकली वी ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर फॉर द क्वेश्चन दैट दैट अगर एक फिनोमेना अकर हुआ है तो उस फिनोमेना के पीछे क्या फैक्ट्स हैं, क्या रीजंस हैं। तो इस केस में फिर हम जो टेक्निक इंप्लीमेंट करते हैं इन्फ्रेंस इंजन को डेवलप करने के लिए, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड चेन। अच्छा, अब हमारे पास जो तीसरा मेथड है इन्फ्रेंस इंजन को इंप्लीमेंट करने के लिए उसको हम कहते हैं रूल बेस्ड। रूल बेस को आप इस तरह समझें जैसे मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी, आप रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी प्रॉब्लम कर गई है, तो आप क्या करेंगे, अपने मैकेनिक को कॉल करेंगे। मैकेनिक आपसे क्या पूछेगा, अच्छा जी देखें जी गाड़ी जब आप ऑन करते हैं या मीटर देखें फ्यूल उसमें है या नहीं है, जब ऑन करते हैं तो स्मेल आती है कि नहीं आती, जब आप ऑन करते हैं देखें कि हेडलाइट्स ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वो आपसे डिफरेंट क्या कर रहा है कि आपसे डिफरेंट कंडीशंस वेरीफाई कर रहा है। अब उस क्योंकि उसको ये पता है कि सर्टेन कंडीशंस के ट्रू होने से कोई एक पर्टिकुलर जो रूल है वो इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम लिखते थे नहीं कि पॉसिबल, लेट्स से पॉसिबल जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो स्पार्क प्लग के साथ है, बैटरी के साथ है, या केबल्स के साथ है, या आपकी जो स्टार्टर मोटर है उसके साथ है। अब स्पार्क प्लग में जो प्रॉब्लम है वो तब आएगी जब तब रेक्टिफाई होगी जब हम भी देखेंगे जी कि क्या इंजन जो है वो टर्नओवर होता है कि नहीं होता है, ऑन होता है कि नहीं होता, क्या इंजन को गैस आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा, अगर ये दोनों कंडीशंस का बेसिकली ट्रू होना या फॉल्स होना डिपेंडिंग ऑन के डोमेन के अंदर रहते हुए हमें किस तरह की जो जो ट्रूथ वैल्यू है या फॉल्स वैल्यूज चाहिए उसके मुताबिक हमारा ये सारा फ्लो चल रहा होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो हम कह रहे हैं कि अगर इंजन टर्नओवर होता है और इंजन को जो गैस है वो मिल रही है या नहीं मिल रही, उसके मुताबिक हमारे इन दोनों की कंडीशंस के की बेसिस के ऊपर हमारा कोई ना कोई एक रूल वैलिड हो रहा होगा। अगर इसी तरीके देखिए जब इन दो कंडीशंस के बेसिस के ऊपर हमारा रूल 1 वैलिड हो रहा होगा, इन दोनों के बेसिस के ऊपर रूल 2 हो रहा होगा, इन दोनों के बेसिस के ऊपर रूल 3 हो रहा होगा। तो जोन सा भी रूल यहाँ वैलिडेट होगा जिसकी ट्रूथनेस हाई हो जाएगी, वो वाला रूल बेसिकली के मुताबिक हमारी प्रॉब्लम जो सी है एक्स आइडेंटिफाई हो जाएगी। और यकीनन ये भी हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर जो आपके पास एट्रीब्यूट है, कंडीशन है, इसकी ट्रूथ या फॉल्स वैल्यू भी जो सी है वो डिटरमिन की जा सकती है किसी और रूल से। तो मे बी इस रूल्स के आगे फर्दर भी क्या है और शूट्स हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने एक आर्क लगाया हुआ है इनके साथ। अगर आप रिकॉल करें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी हमने एक बात की थी कि बाजुकात हमारे पास एंड और ग्राफ्स होते हैं। तो ये जो सा ग्राफ हमने बनाया है ये आपका बेसिकली और ग्राफ कहला रहा है आपका। इसके अंदर या ये कंडीशन या ये पाथ या ये पाथ, जब मैं ऐसे कर दूंगा, आग डाल दूंगा, तो ये मेरा कहलाता है एंड ग्राफ। विच मीन्स कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, मेरा फ्लो इस नोड से इस नोड से है, तो ये वाली नोड तब ट्रू होगी जब मैंने इन दोनों को क्या किया होगा, वैल्यूएट किया होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो आर्क्स हैं ये बेसिकली इसी एंड ग्राफ को ही बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअली। तो इस तरीके से हम एक रूल बेस जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपनी बना सकते हैं। अब क्योंकि रूल बेस इम्प्लीमेंटेशन एज कंपेयर टू बैकवर्ड और फॉरवर्ड की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है,
एंड इट्स हार्ड टू इम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम लोग एक किस्म का डिस्ट्रीब्यूटिव टेबल बना लेते हैं। जो हमारा डिसीजन टेबल होता है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरीके से होती है कि हमारे पास सर्टेन कंडीशंस होती हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास हमने क्या किया हुआ है, इसको टेबलर फॉर्म में डिजाइन किया। हमारे पास कॉलम में हमारे पास रूल 1, रूल 2, रूल 3 आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस आ रही हैं। और जब हमारे पास लेट से कंडीशन 1 कंडीशन 2 दोनों लेट से ट्रू हो जाती हैं तो हमने कहा जी कि रूल 1 इंप्लीमेंट होगा और रूल 1 के अगेंस्ट जो भी हमारा अप्रोप्रिएट एक्शन है वो परफॉर्म हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह देखते हैं कि अगर हमारे पास लेट से कि 3 रूल्स गिवन है और 3 रूल्स कुछ ऐसे दिए हुए हैं कि इफ द रिजल्ट ऑफ ट्राइंग द स्टार्टर इज इक्वल टू कार क्रैंक्स नॉर्मली एंड द स्मेल ऑफ द गैसोलीन इज प्रेजेंट व्हाइल ट्राइंग टू स्टार्ट द कार। तो ये हमने कुछ रूल्स अपने डोमेन एक्सपर्ट से लिए, रूल 2, रूल 3 भी हमने ले लिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके मुताबिक हमारे पास इधर जो है वो कंडीशंस आनी हैं। तो ये बेसिकली हमारी कंडीशंस हैं और ये हमारे बेसिकली रिकमेंडेड एक्शन है। तो अगर हम यहाँ पर जो हमें डोमेन से जो रूल्स आ रहे हैं वो रूल को देखें तो इसके मुताबिक हमारे पास जो रूल बन रहा है वो ये बन रहा है, पहला है कि इफ द रिजल्ट ऑफ ट्राइंग द स्टार्टर। तो हमने क्या किया, अगर हमने ट्राई किया कार को स्टार्ट करने के लिए तो क्या हुआ। देखिए हमने ये पहला जो इस रूल के अंदर जो हमारे पास पहली कंडीशन है वो हमने यहाँ लिख दी, रिजल्ट ऑफ ट्राइंग द स्टार्टर। अच्छा, फिर हमने यहाँ से दूसरा हमने उठाई, दूसरे रूल में जाते हैं। अच्छा, पहले रूल में हमारी दूसरी कंडीशन भी है, वो ये है कि द स्मेल ऑफ द गैसोलीन। तो हमने देखे यहाँ पर स्मेल ऑफ द गैसोलीन भी डाल दिया। अच्छा, सेकंड रूल में देखें तो सेकंड रूल में भी यही कंडीशन है कि रिजल्ट ऑफ ट्राइंग द स्टार्टर, तो वो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका हुआ है। स्मेल ऑफ द गैसोलीन वो भी आ चुका हुआ है, इसलिए सेकंड रूल में भी हमारे पास जो दोनों कंडीशंस हैं वो हमें डाल दी हुई हैं। थर्ड में देखें तो रिजल्ट ऑफ ट्राइंग द स्टार्टर, तो बेसिकली इत्तेफाक से ये जो 3 रूल्स हमारे पास आ रहे हैं, इन 3 जो रूल्स बन रहे हैं ये 2 कंडीशंस की बेसिस पे बन रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो हर रूल के हर कंडीशन के लिए वैल्यूज डिफरेंट हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पहले रूल के लिए ट्राइंग द स्टार्टर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, कार क्रैंक्स नॉर्मली। तो यहाँ देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो कार है वो एक्चुअली क्रैंक्स नॉर्मली है। अच्छा, इस केस में जो पहले के लिए सेकंड रूल में हमारे पास इसी पहली कंडीशन के लिए भी जो वैल्यू है वो क्या है, कार क्रैंक्स नॉर्मली। देखें इसका मतलब यह है कि 2 रूल्स के अंदर किसी एक कंडीशन की सेम वैल्यूज हो सकती हैं, कुछ में ऐसा मसला नहीं है। मगर थर्ड के लिए देखें, थर्ड के लिए ये हो रहा है कि नथिंग हैपन्स। तो यहाँ पे उस कंडीशन की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसी तरीके से हम पहले रूल में वापस जाते हैं और पहले रूल में जो सेकंड कंडीशन दी गई है, स्मेल ऑफ गैसोलीन, वो क्या है, प्रेजेंट है। स्मेल ऑफ गैसोलीन जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। सेकंड रूल के लिए इज नॉट प्रेजेंट है, तो यहां देखें वो नॉट प्रेजेंट है। थर्ड में ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए वहां पे हमने NA या एक किस्म का डैश डाल दिया हुआ है कि ये वाली कंडीशन इस रूल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक ऐसा डिसीजन टेबल बनने जा रहा है जिसके अंदर कोई 10 मेरे पास कंडीशंस हैं और 5 या 6 मेरे पास रूल्स हैं, तो यकीनन मैं इस तरीके से उनको टेबलर फॉर्म में बना सकता हूं। अब किसी भी गिवन कंडीशन के अंदर मिसाल के तौर पे आपने चेक किया कि क्या स्टार्टिंग रिजल्ट ऑफ स्टार्टिंग जो है जो कार, उसमें जो कार है वो क्रैंक्स करती है नॉर्मली और आपको गैस की स्मेल भी आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, आपकी ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है। तो इस केस में आपका जो रिकमेंडेड एक्शन है वो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, टू वेट फॉर 10 मिनट्स एंड देन यू कैन रीट्राई। इसी तरीके से अगर लेट से ये होता है कि आपके पास पहली कंडीशन ट्रू है मगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि इस केस में ये कंडीशन तो बाय डिफॉल्ट ट्रू है क्योंकि कार क्रैंक्स नॉर्मली है, और फिर आपने है कि आपको किसी किस्म की स्मेल नहीं आ रही, तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो जब ये दोनों ट्रू हो जाती हैं, फिर इस केस में आपको क्या करने की जरूरत है, कार को रिफ्यूल करने की जरूरत। देखिए डिसीजन टेबल किस तरीके से हमें नेचुरली एक फ्लो प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, और मगर आप जब कार को स्टार्ट करते हैं और नथिंग हैपन्स, तो विच मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है, लिहाजा यहाँ पर कोई और कंडीशन वेरिएबल एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो लिहाजा जो रिकमेंडेड एक्शन है वो ये है कि आप अपनी क्या करें, बैटरी को रिचार्ज करें। तो देखिए किस तरीके से जो डिसीजन टेबल है वो आपको बेसिकली हेल्प आउट करता है टू
टू डिजाइन द इन्फ्रेंस इंजन, और इसी तरीके से रूल की बेसिस के ऊपर आप एक फ्लो को फॉलो करते हुए आप अपने रिकमेंडेड एक्शंस डिसीजंस को भी आप वहां पे डिफाइन कर सकते। हेलो, चलिए अब हम देखते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम्स को डिज़ाइन करने के लिए हम हमारे स्टेप्स के इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप देखें कि इसमें जो स्टेप्स हैं वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं। पहला स्टेप है दैट इज टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम डोमेन। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए जो चीज़ हमें गौर करनी है वो ये है कि हमने जो भी डोमेन चूज करनी है दैट मस्ट बी सुटेबल फॉर एक्सपर्ट सिस्टम्स। हमने ये क्यों बात की है, उसकी रीजन ये है कि एक्सपर्ट सिस्टम्स हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं जहां पर तीन कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। नंबर वन, अगर हम इसको देखें तो नंबर वन जो कंडीशन है वो ये है कि आपके पास जो इन्वायरमेंट है वो जिस जहां पे डिप्लॉय होना एक्सपर्ट सिस्टम ने, दैट इज इन्वायरमेंट इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमंस। नंबर टू, जहां पे आपको कॉमन सेंस की जरूरत ना पड़े, एक्सपर्ट सिस्टम को कॉमन सेंस की जरूरत ना पड़े इन्वॉल्व करने के लिए। थर्ड ये है कि ह्यूमन एक्सपर्टीज जो सी हैं वो एक्सपेंसिव हैं, वो इजीली अवेलेबल नहीं है। तो हम ये देखना है कि जो एक्सपर्ट सिस्टम है बेसिकली वो उस डोमेन में अप्लाई किया जाए जहां पर मिसाल के तौर पे रेडियो एक्टिव इन्वायरमेंट है। अब वहां पे हम ह्यूमंस को नहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ह्यूमंस की सेफ्टी के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, वहां पे एक्सपर्ट सिस्टम्स लेके आ सकते हैं। कोई इस तरह के डोमेन हम चूज करने जा रहे हैं जहां पे हमें कॉमन सेंस की जरूरत पड़ जाती है कि एक्सपर्ट सिस्टम ने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, फिर वहां पर भी एक्सपर्ट सिस्टम्स वर्केबल नहीं होंगे। या फिर आपके पास एक्सपर्ट सिस्टम की कॉस्ट हाई हो जाती है एज कंपेयर टू ह्यूमन एक्सपर्टीज की, तो फिर वहां पर भी जो आपके एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं सुटेबल नहीं है। सो वी नीड टू सी कि कौन सी ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपके पास ह्यूमन एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं उनकी एप्लीकेशन जो सी है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, वायबल है। अच्छा, सेकंड स्टेप के अंदर फिर हम क्या करते हैं कि वी डिजाइन द सिस्टम। हम इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हम एक्सपर्ट सिस्टम को डिजाइन करने के लिए क्या हमें फॉरवर्ड चेनिंग की जरूरत है, बैकवर्ड चेनिंग की जरूरत है, हमें रूल बेस की जरूरत है, इसके मुताबिक हमें कौन से सर्चिंग प्लानिंग एल्गोरिथम्स की जरूरत है जो कि हम पीछे देख चुके हुए हैं। इसी तरीके से हमें कौन सी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हुए हैं। उन सबको लेंगे और उनकी बेसिस के ऊपर अपनी टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करेंगे जैसे भी हमने बात की है। इसी तरीके से हम देखेंगे जी कि हमें किस लेवल तक की जो इंटीग्रेशन है वो रिक्वायर्ड है विद अदर सिस्टम्स, विद डेटाबेसेस, और कौन कौन से हमें इंटरनल यूनिट्स और एक्सटर्नल यूनिट्स को इंटीग्रेट करने के। तो ये मोरलेस वही आपके एसई के स्टेप्स आ जाते हैं। और इसके रिजल्ट में हम क्या करेंगे, हम लोग नॉलेज बेस जो हमने एक्वायर किया है और हमने जो रिक्वायरमेंट एक्वायर की है उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग एक फर्स्ट जो प्रोटोटाइप है वो डेवलप कर देंगे। फर्स्ट प्रोटोटाइप को डेवलप करने के बाद हम क्या करेंगे, टेस्टिंग और रिफाइनमेंट का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम कुछ नॉलेज इंजीनियर्स की मदद से, डोमेन एक्सपर्ट्स की मदद से हम लोग कुछ सैंपल केसेस लेंगे, वो एक्सपर्ट सिस्टम को देंगे। एक्सपर्ट सिस्टम्स बेसिकली उसी केस में रिस्पॉन्सेज देगा, उन रिस्पॉन्सेज को हम लोग वेट करवाएंगे, वेरीफाई करवाएंगे फ्रॉम नॉलेज इंजीनियर्स, फ्रॉम डोमेन एक्सपर्ट्स। और यकीन हम बात का बीच में यूजर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनका भी हमने कुछ सैंपल बनाया होगा यूजर्स का भी। तो उसको वेट करने के बाद, उसको वेरीफाई करने के बाद, उसको वैलिडेट करने के बाद अगर कोई डेफिशिएंसी नजर आती हैं तो हम वापस क्या करेंगे, जाएंगे अपने प्रोटोटाइप को रिफाइन करेंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो में ये भी हो सकता है कि हमें वापस जाना पड़े और पूरी की पूरी जो नॉलेज इंजीनियरिंग का प्रोसेस है उसको दोबारा से रीडू करना पड़ जाए, कहीं ना कहीं पे हम प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं। तो वंस वी हैव डन विद द टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट फेज, और जब हम देखेंगे हमारे प्रोटोटाइप्स रिफाइन होना शुरू हो गई हैं, फिर हम उसकी उस एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर आपका पूरा का पूरा जो एक्सपर्ट सिस्टम है उसको फाइनली कंप्लीटली डेवलप करेंगे। डेवलप करने के दौरान जो सा है हम एंड यूजर्स, डेटाबेस इंजीनियर्स, आपके पास नॉलेज इंजीनियर्स सबको इन्वॉल्व करेंगे, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, चीज़ों को डॉक्यूमेंट करेंगे और एंड यूजर की ट्रेनिंग करेंगे। तो बेसिकली इस स्टेप के अंदर जो हम लोग चीज़ें एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं उसके अंदर जो स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं या हमारे जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि इसमें हम लोग अपने सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, इसमें हम फाइनली सिस्टम की जो है वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना।
और इसी तरीके से जो ट्रेनिंग प्रोसेस है आपके एंड यूजर्स का कि उन्होंने कैसे इस्तेमाल करना एक्सपोर्ट सिस्टम को, वो भी इन्वॉल्व हो रहा है। वंस दिस इज डन, तो फिर हम क्या करेंगे, हम मेंटेनेंस की जो जो स्टेप्स होते हैं फिर उसको चले जाएंगे। तो फिर जो हमारा साइकिल स्टार्ट होगा, जो फेज स्टार्ट होगा डिप्लॉय करने के बाद, वो फिर मेंटेनेंस है। इसमें यकीनन हमें ये करना पड़ेगा, हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर अपनी लॉग्स मेंटेन करने पड़ेंगी, उनको एवेल्युएट करेंगे और देखेंगे कि क्या कहीं पे हमें नॉलेज बेस को अपडेट करने की जरूरत है, कहीं पे हमें कोई न्यू फैक्ट्स ऐड करने की जरूरत है, वो एक रेगुलर रिव्यू चलेगा। इसी तरीके से हम अपने सिस्टम को इवॉल्व कर सकते हैं बाय बाय रेगुलरली अपडेटिंग जो उनसे हैं विद न्यू कंपोनेंट्स एंड विद न्यू वर्जन्स ऑफ द एल्गोरिथम्स ऑप्टिमाइजेशन। तो जो मेंटेनेंस के फेजेस होते हैं इसी के अंदर हम वही यहाँ पर नॉर्मली एक्चुअली फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमारा जो एक एक्सपर्ट सिस्टम है वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके डिप्लॉय किया जा सकता है। अच्छा, देखते हैं कि अब देखते हैं कि हम लोग एक्सपर्ट सिस्टम्स को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और जो उसकी एप्लीकेशन एरियाज हैं वो बेसिकली क्या बनते हैं। तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, डायग्नोसिस सिस्टम्स के लिए, जैसे हमने अभी बात की थी मेडिसिन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, किसी किस्म के प्रोसेस मॉनिटरिंग हो रही है, कहीं पे आपको कंट्रोल की ज़रूरत है, डिज़ाइन की ज़रूरत है, या आपने स्केजलिंग और प्लानिंग करें। तो देखा जाए तो एक्सपर्ट सिस्टम्स नियरली हर किस्म के एरियाज में इस्तेमाल हो सकते हैं जहाँ पर आपके पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, नॉलेज बेस ड्रिवन है, और जहाँ पे आपको रिलाई करना पड़ता है ह्यूमन एक्सपर्टीज के ऊपर। तो क्लासिफिकेशन, डायग्नोसिस, मॉनिटरिंग, प्रोसेस कंट्रोल, डिजाइन, स्केजिंग एंड प्लानिंग, इन एरियाज के अंदर हम लोग एक्सपर्ट सिस्टम्स को डिप्लॉय कर सकते हैं।